हेलो दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान विषय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाली 68,500 वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, मेनली इसमें से जो क्वेश्चन है वो जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं सभी क्वेश्चंस। तो देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस तरह के बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके पास में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पौधों में भोजन तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधों में भोजन तैयार करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं और हिंदी में इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। ये दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एलटी ग्रेड में आप लोग ये बायो के अंतर्गत क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और 68,500 वैकेंसी के लिए विज्ञान के अंतर्गत ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप लोग तैयार करते रहिए। अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस आवश्यक होती? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती। इसका फिफ्थ नंबर है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस आवश्यक होती है। अब इसका 6 नंबर क्वेश्चन है, हैंसेन रोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हैंसेन रोग को कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? कुष्ठ रोग नाम है। इसका 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होती है। किस में होती है? लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाले एकमात्र सर्प का नाम बताइए। तो एनाकोंडा जो सर्प होता है ये घोंसले में रहता है, घोंसला बनाता है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। किस में होता है? ग्लाइकोजन यकृत में संचित होता है जाके। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है? तो पर्णहरित का काम होता है प्रकाश का अवशोषण करना। क्या काम होता है? प्रकाश का अवशोषण कौन करता है? पर्णहरित करते हैं। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करते रहिए। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब घट जाता है। सोते समय रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, घट जाता है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूविक अम्ल होता है। पाइरूविक अम्ल बनता है सबसे लास्ट में ग्लाइकोसिस की क्रिया में। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है? तो ये पर्णदल यानी कि लेमिना इसे कहते हैं, वैसे पर्णदल कहते हैं। इसी में ये क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर्णदल में संपन्न होती है और ये लेमिना भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और इसमें जो अंतिम उत्पाद बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों चीज़ें बनती हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, लैंगरहैंस के द्वीप जिनसे इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ स्थित होते हैं? तो ये अग्नाशय में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं लैंगरहैंस के द्वीप जिनसे इंसुलिन स्रावित होता है, इनसे इंसुलिन निकलता है। लैंगरहैंस के द्वीप कहा जाता है, ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग तैयार करते रहिए। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस तरह के जितने भी शरीर से संबंधित क्वेश्चन हैं आप लोग उन सभी को तैयार कर लीजिए। अन्य तरह के क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिए क्योंकि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम जो होना है वो 24 जून को होना है और जो लिखित परीक्षा 68,500 की होनी है वो 27 मई को होनी है। दोनों एग्ज़ाम पास में है तो दोनों ही एग्ज़ाम के लोग अच्छे से तैयारी करते हैं। जहाँ आप लोगों को मेरी आवश्यकता पड़े, ज़रूरत पड़े, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको सभी डिटेल्स
लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं आप लोगों के लिए अपडेट लाता रहता हूँ, क्वेश्चंस बताता रहता हूँ। तो यदि आप लोगों को कोई भी समस्या आती है, कुछ भी आता है, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। इसका 17 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धिरोधक हार्मोन का नाम बताओ। तो पहला है एब्सिसिक अम्ल और दूसरा है एथिलीन, ये दोनों वृद्धिरोधक हार्मोन होते हैं। इसका 18 नंबर क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है। तो ईसीजी का प्रयोग हृदय संबंधी रोग के लिए किया जाता है। ये ईसीजी एक तरह की जांच होती है जो कि हृदय संबंधी रोग में या हार्ट अटैक के समय की जाती है, जिसमें कि पूरी हृदय की गतिविधियां नोट होके आ जाती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था। तो ये रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। मच्छर में जो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र होता है ये खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ये 90% से 92% यानी कि 90% से 92% तक होती है। रक्त प्लाज्मा में जो पानी की प्रतिशतता होती है वो। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, किसमें रक्त नहीं होता फिर भी वह श्वसन करता है। तो ये हाइड्रा होता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी वह श्वसन क्रिया करता है, हाइड्रा होता है इसका नाम। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कौन सहायक होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में रंध्र सहायक होते हैं। पौधों में क्या होते हैं, पर्णरंध्र होते हैं, ये सहायक होते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र का नाम बताओ। तो इसे पोटोमीटर कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र क्या होता है, पोटोमीटर होता है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एक बुक प्रिंट करवाई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, जिसमें मैंने 2000 के आसपास लगभग 2000 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि सभी सब्जेक्ट से संबंधित हैं। काफ़ी लोग बुक को ले चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वो बुक ना ली हो तो आप लोग बुक लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 8004562822 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर, अन्य मोबाइल नंबर, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से देखकर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिटेल जान सकते हैं। इस बुक की कीमत 500 रुपये। इसमें इसे मैंने प्रिंट करवा लिया है। सभी कंप्लीट नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। यदि आप लोग इस बुक से अच्छे से पढ़ लेंगे तो 50 से 60% क्वेश्चन इस बुक से आराम से आ जाएंगे। तो यदि आप लोगों को बुक चाहिए तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है। तो मैं बुक आप लोगों को कोरियर के माध्यम से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। यदि आप लोग बुक के स्थान पर PDF फाइल चाहते हैं, कंप्लीट बुक की जो PDF फाइल, वो भी आपको रीजनेबल रेट पर मिल जाएगी। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं बिल्कुल रीजनेबल रेट पर PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग PDF से पढ़ना चाहें तो PDF से या उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। लेकिन आपको जो कुछ भी डिसीजन लेना हो जल्दी ले लीजिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 15 दिन का समय बचा है। 15 दिन के अंदर ही आपको सब पूरी तैयारी करनी है। इस बुक से आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपने जो क्वेश्चंस पढ़े उनका रिवीजन हो जाएगा, और सभी क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं सभी के आंसर आपको 1 वर्ड में मिल जाएंगे। तो यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसके बाद बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर, मोजेक रोग किस पौधे में होता है। मोजेक रोग जो होता है ये तम्बाकू में होता है। किस में होता है, तम्बाकू में मोजेक रोग लगता है। इसके बाद अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। तो सौर ऊर्जा जो होती है इसमें प्रदूषण नहीं होता, बिल्कुल भी प्रदूषण की बिल्कुल भी समस्या नहीं होती। किसमें, सौर ऊर्जा में। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, जैव अक्षयधारी प्रदूषक के नाम लिखो। तो एक DDT हो गया, पारा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये अक्षयधारी प्रदूषक हैं, जैव अक्षयधारी प्रदूषक। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, फसलों को कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। तो ये कैटरपिलर होते हैं, ये कीट की एक अवस्था होती है जो कि फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है, कैटरपिलर। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें उत्पादक कहा जाता है। क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं कि जो लोग अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होते हैं उत्पादक। इसके बाद अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र का अजीवी घटक क्या होता है। अजीवीय घटक, तो ये जल होता है। जल कैसा होता है, जल इसका अजीवीय घटक होता है। पारितंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का एक ही बात होती है दोनों। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक CO2 की मात्रा होती है। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो क्या कहे जाते हैं। तो हम उस समय द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। जब हम लोग मांस खाते हैं तो वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है।
इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, पादप रोगों के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन होता है? तो सबसे अधिक उत्तरदायी जो होते हैं वो कवक होते हैं। पादप रोगों के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन? कवक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो अस्थियों का अध्ययन आता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। किसके? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थि ऑस्टियो, इसी से आप लोग याद कर लीजिए, इसी ट्रिक से। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्ध लोगों का अध्ययन किया जाता है। वृद्ध लोगों का सभी का अध्ययन जो होता है ये जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो है वो है हरे पौधे। हरे पौधे सबसे बड़ा यौगिकीकरण होते हैं सौर ऊर्जा के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके 35 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अब ये क्विज़ है, जिसमें क्विज़ में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। इसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर देना है। फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? किसकी आवश्यकता पड़ती है फलों को पकाने के लिए? और दूसरा क्वेश्चन है, मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है? तो सबसे मुख्य जो वायु प्रदूषक है उसका नाम है फल पकाने के लिए हार्मोन का नाम। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर देने। आप लोग अपने आंसर ज़रूर देते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है, और साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस भी तैयार करते रहें जो मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ। यदि आपको बुक चाहिए हो PDF में या बुक के रूप में तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपको बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल सफलता मंत्र। थैंक यू दोस्तों।